नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम अपना हिंदी व्याकरण का दूसरा टॉपिक क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले विशेषण पढ़ा था, विशेषण के बारे में जाना था। 2 नंबर का प्रश्न आता है विशेषण के में। अब दूसरा देख रहे हैं हम क्रिया, और क्रिया का भी 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो आइए जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के भेदों के बारे में जानेंगे, क्रिया का निर्माण किस रूप में हुआ है उसके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे आज। तो शुरू करते हैं क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। परिभाषा देखें। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है क्रिया कहलाती है। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है, काम को कर रहा है या किसी स्थिति को बता रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। जैसे छवि बीकानेर गई, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, वह पत्र लिखेगा, राम चित्र बना रहा है। अब देखिए, वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि छवि बीकानेर गई, बीकानेर गई, वह पत्र लिखेगा, लिखना पत्र है। मैं एक अध्यापक हूँ, होना स्थिति बता रहा है। राम चित्र बना रहा है, कार्य को कर रहा है। अब हमें क्या है कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है और वाक्य में धातु की पहचान करनी है। तो इसमें कौन सा धातु है? जा धातु। इसमें कौन सा धातु है? लिख धातु। इसमें कौन सा धातु है धातु। और इसमें कौन सा धातु है? बना धातु। तो आगे हम देखें तो क्रिया की परिभाषा हमने देखी। अब क्रिया की परिभाषा में हम धातु का निर्माण किस प्रकार से करेंगे या क्रिया की रचना धातु से किस प्रकार से होती है, तो देखिए, क्रिया की रचना या धातु का निर्माण किसी भी वाक्य में क्रिया की पहचान करने के लिए या धातु का निर्माण करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। उस ट्रिक क्या है कि सबसे पहले जैसे वाक्य है, वाक्य में कर्ता के स्थान पर, ये कर्ता है, वाक्य में कर्ता के स्थान पर तू का प्रयोग करना है। कर्ता के स्थान पर तू का प्रयोग करना है और पूरे के पूरे वाक्य को हमें आदेशात्मक बना देना है, आज्ञार्थक बना देना है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य लिखता हूँ मैं, जैसे छवि बीकानेर गई, छवि की जगह हम क्या लिखेंगे? तू लिखेंगे और पूरे वाक्य को क्या बना देंगे? आदेशात्मक बना देंगे। तू बीकानेर जा, तो जा धातु आ गया। वह पत्र लिखेगा, तू पत्र लिख, लिख धातु आ गया। मैं एक अध्यापक हूँ, तू एक अध्यापक है धातु आ गया। राम चित्र बना रहा है, राम चित्र बना, या तू चित्र बना, बना धातु आ गया, है ना। तो वाक्य में धातु की पहचान करनी है या क्रिया की रचना करनी है या धातु का निर्माण करना है, उसे देखना है, तो हम क्या करेंगे कि क्रिया में जैसे हम लिखे इसमें क्रिया का निर्माण धातु से होता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। किसी भी क्रिया का सही धातु पहचानने के लिए इसकी पहचान क्या है? किसी भी क्रिया में सही धातु पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्तकर्ता के स्थान पर ये वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग करना चाहिए तथा संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक बना देना चाहिए। तथा संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक बना देना चाहिए। तू शब्द का प्रयोग करना और संपूर्ण वाक्य को हमें क्या बना देना चाहिए? आज्ञार्थक बना देना चाहिए। उस वाक्य में क्रिया का जो रूप लिखा जाएगा वही उस क्रिया का धातु रूप कहलाएगा। उस वाक्य में क्रिया का जो रूप लिखा जाएगा वही धातु रूप कहलाएगा। वही धातु रूप कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखें, आदर्श चित्र बनाएगा। प्रिया घर गई। अब दोनों ही वाक्यों में हमें पहचान करनी है कि किस प्रकार से। तो वाक्य एक बार दोबारा देखिए। क्रिया का निर्माण धातु से होता है और इसका मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। किसी भी क्रिया का सही धातु पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कौन है? आदर्श है। कर्ता कौन है? प्रिया है। कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग करना। कर्ता के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करना? तू शब्द का प्रयोग करना। तू शब्द का प्रयोग करने के बाद में संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक बना देना, आज्ञा देनी है। तू चित्र बना, तू घर जा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम धातु का निर्माण कर सकते हैं। परिभाषा देखिए और परिभाषा के साथ में क्रिया का निर्माण यानी कि क्रिया का निर्माण किस प्रकार से धातु से होता है वो हमने सीखा। आगे हम देखते हैं क्रिया का वर्गीकरण। हमने क्रिया की परिभाषा और क्रिया का निर्माण यानी कि धातु का रूप देखा हमने। अब क्रिया का वर्गीकरण देखते हैं। क्रिया का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। क्रिया का वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार से कौन कौन से हैं? तो पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है काल के आधार पर और तीसरा है प्रयोग व रचना के
आधार पर। क्रिया का वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार से कौन कौन से? पहला है क्रम के आधार पर, दूसरा है काल के आधार पर, तीसरा प्रयोग व रचना के आधार पर। तो देखिए, पहला रूप क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर, इस आधार पर क्रिया के 2 प्रकार माने जाते हैं। इस आधार पर क्रिया के 2 प्रकार माने जाते हैं। क्रिया के 2 प्रकार माने जाते हैं। किस आधार पर? क्रम के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार माने जाते हैं। और 2 प्रकार कौन कौन से? तो पहला आती है अकर्मक क्रिया और दूसरा आता है सकर्मक क्रिया। एक अर्थ क्या होता है? जैसे कि सत्य, जो बात सत्य है, असत्य, जो बात सही नहीं है ना। तो जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें कर्म आ रखा है, कर्म सहित बिना कर्म का, जिसमें कर्म दे रखा होगा वह क्रिया होगी अकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म दे रखा होगा वह क्रिया होगी अकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होगा वो होगी सकर्मक क्रिया। तो पहले देखें अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? यानी कि पहले तो कर्म देखिए, कर्म किसे कहते हैं? तो एक वाक्य मान लीजिए कि राम फल खाता है, राम फल खाता है। अब राम क्या है? राम तो करता है, फल क्या है? कर्म है, और खाता क्या है? क्रिया है। तो यह सभी क्या है? क्रिया का, यानी कि कर्म दे रखा होगा। अब राम खाता है, तो राम खाता है, खाना भी एक क्या है? सकर्मक क्रिया है, लेकिन फल यहाँ पर कर्म दे रखा है। अब देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना ये वाक्य का संपूर्ण भाव अर्थात क्रम का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का संपूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, वह सकर्मक क्रिया मानी जाती है या वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। एक बार दोबारा देखिए, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म दिया हुआ नहीं होता है, अर्थात कर्म का प्रयोग के बिना ही वाक्य का संपूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हमने देखे, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना ये वाक्य का संपूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रो रहा है, हम कह सकते हैं वह सो रहा है। चिड़िया उड़ती है,
राधा बाजार गई। प्रत्येक वाक्य में देखिए बच्चा रो रहा है, बच्चा करता है, रोना क्रिया है। वह सो रहा है, वह करता है, सोना क्रिया है। चिड़िया करता है, उड़ना क्रिया है। राधा करता है और बाजार स्थान का बोध करवा रही है, जबकि यह क्रिया का बोध करवाता है। अब आगे देखिए क्रिया के भेद के अकर्मक क्रिया के बाद में हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं है, सकर्मक क्रिया में कर्म होगा। बार बार मैं साइड में हो रहा हूं तो आप क्या करें कि स्क्रीन आपको बोर्ड पूरा क्लियर दिखे। आप स्क्रीन रोक करके यानी कि वीडियो को रोक करके और दोबारा यानी कि जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में उतार लेवे, ठीक है। दूसरा आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात कर्म के बिना संपूर्ण अर्थ क्या होता है कि प्रकट नहीं होता है। कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है। स्पष्ट नहीं हो पाता है, वहाँ सकर्मक क्रिया मानी जाती है। वहाँ सकर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे वह खाएगा, राम बना रहा है, उसने लिखा था। वाक्यों को ध्यान से देखिए। अब आप कहेंगे कि इसमें तो कर्म है ही नहीं। सोचिए, आपने संस्कृत भी पढ़ी है। पेपर में सामान्य नहीं देते हैं वाक्य जिसमें हम कर्म को पहचान लें। वाक्य हम पेपर में वाक्य इसी प्रकार से दिए जाएंगे और उसी में हमें वाक्यों को पहचानना पड़ेगा। अब वह खाएगा, वह तो करता है, खाना क्रिया है। राम बना रहा है, राम करता है, बनाना क्रिया है। उसने लिखा, वह करता है, लिखा क्रिया है। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना क्रिया है, मैं करता हूँ। वह ही सदा धोता है, वह करता है, धोना क्रिया है। आदर्श खेलता है, आदर्श करता है, खेलना क्रिया है। अब देखिए इसमें कर्म नहीं दे रखा है, लेकिन यह नित्य क्रियाएं, अपनी संस्कृत की 16 क्रियाएं नित्य कौन सी होती है? सकर्मक क्रियाएं होती है। और वो कौन सी क्रिया होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यानी कि किसी वाक्य में कर्म प्रदान होता है, कर्म दिया हुआ होता है, वह क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कर्म प्रदान होता है, कर्म दे रखा होता है। कर्ता के बाद में ही कर्म दिया हुआ होता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया वह अकर्मक क्रिया के रूप की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इन रूपों की पहचान करने के लिए इस ट्रिक के माध्यम से हम जान सकते हैं। सकर्मक क्रिया वह अकर्मक क्रिया के
रूप की पहचान। कैसे करेंगे रूप की पहचान? इस कार्य के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के रूप से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। तो पहचान करने के लिए क्या करेंगे? तो इस कार्य के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के रूप के पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि इस प्रश्न का कोई भी काल्पनिक उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक मानी जाएगी। यदि इस प्रश्न का कोई भी काल्पनिक उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक मानी जाएगी। कोई भी काल्पनिक उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक मानी जाएगी। कोई उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में क्रिया हमें क्या मानी जाएगी? अकर्मक मानी जाएगी। क्रिया अकर्मक मानी जाएगी। समझने की कोशिश कीजिएगा। सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया के रूप पहचान करने के लिए क्या करेंगे? इस कार्य के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के रूप से पहले हम क्या लगाएंगे? क्रिया के रूप से पहले क्या लगाएंगे? क्या लगा करके प्रश्न करेंगे। उसने क्या लिखा था? उसने कहानी लिखी थी, काल्पनिक उत्तर आ रहा है। उसने पत्र लिखा था, काल्पनिक उत्तर आ रहा है। राम क्या बना रहा है? राम खाना बना रहा है। राम चित्र बना रहा है। वह क्या खाएगा? वह केला, आम, सेव, पपीता कुछ भी खा सकता है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, मैं पत्र पढ़ रहा हूँ। क्रिया से पहले क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? ठीक है। हमारे सामने जो काल्पनिक उत्तर आता है उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। पक्षी उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है। काल्पनिक उत्तर नहीं मिल रहा है हमें, कर्ता का उत्तर ही मिल रहा है। कर्म के आधार पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, काल्पनिक उत्तर मिलना चाहिए। काल्पनिक उत्तर मिलता है तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। और हमें उत्तर नहीं मिलता है उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया के रूप की पहचान करना हमने सीखा। अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद माने जाते हैं दो प्रकार के, और दो भेद कौन कौन से हैं? तो आइए जानते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक अकर्मक क्रिया के रूप की पहचान करने के बाद भी हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेदों के बारे में जानते हैं कि कौन से भेद होते हैं। अब सकर्मक क्रिया के भेद जानेंगे हम। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं? तो पहला होता है एक कर्मक। एक कर्मक सकर्मक क्रिया। तो देखिए, जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म, और वही कौन सा? वही प्रधान और निर्जीव। एक ही कर्म वह होता है प्रधान कर्म और वही होता है
निर्जीव। एक ही कर्म का प्रयोग किया जाता है वहाँ एक कर्मक क्रिया मानी जाती है। वहाँ एक कर्म क्रिया मानी जाती है। जैसे मैंने आम खरीदे, मैंने आम व केले खरीदे, मैं हिंदी पढ़ा रहा। यानी कि जिस क्रिया के साथ में केवल एक ही कर्म होगा और वह कैसा कर्म होगा उसे हम प्रधान कर्म कहेंगे। वह कर्म निर्जीव कर्म होगा, सजीव कर्म नहीं होगा। सजीव कर्म होगा तो द्विकर्म क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। एक ही कर्म होगा और वही प्रधान व निर्जीव कर्म होगा तो वहाँ पर कौन से होगा, एक कर्म क्रिया होगी। मैंने आम खरीदे, आम प्रधान कर्म है, निर्जीव है। मैंने आम और केले खरीदे, अब आम व केले खरीदे, यहाँ पर एक ही कर्म है, दो कर्म नहीं है। आम व केले दोनों साथ में आ गए हैं, इसमें फल के बारे में बता रहा है। और तीसरा मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी एक कर्म है और निर्जीव कर्म है तो यहाँ पर एक कर्म क्रिया मानी जाएगी। अब दूसरा होता है द्विकर्म क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्म क्रिया में क्या होता है, जिस क्रिया के साथ दो कर्म कौन कौन से प्राय, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। जिस क्रिया के साथ दो कर्म, और दो कर्म कौन कौन से, प्राय एक सजीव व दूसरा निर्जीव। एक सजीव व दूसरा निर्जीव प्रयुक्त होते हैं वहाँ द्विकर्म क्रिया मानी जाती है। द्विकर्म क्रिया मानी जाती है। द्विकर्म क्रिया कौन कौन सी, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। पहला जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सजीव कर्म है, हिंदी निर्जीव कर्म है, तो दोनों को मिलाने पर कौन सा हो गया, एक सजीव कर्म दूसरा निर्जीव कर्म, दोनों मिलाने पर कौन सा होगा, द्विकर्म क्रिया। मैं किसको क्या पढ़ा रहा हूँ, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं मैं किसको क्या पढ़ा रहा हूँ। छाया प्रिया को पत्र लिखेगी, इसको हम यह भी कह सकते हैं छाया किसको क्या लिखेगी। तो यह सभी क्या होंगे, द्विकर्म क्रिया होगी। द्विकर्म क्रिया में क्या होता है कि एक प्रधान कर्म होता है, दूसरा निर्जीव कर्म होता है। प्रधान कर्म क्या होता है, प्रधान कर्म होता है वो हमेशा निर्जीव होता है, और दूसरा गौण कर्म होता है वो हमेशा सजीव कर्म होता है, जिसमें सजीवता के बारे में जानकारी दे रखी होती है। तो हमने जाना सकर्म क्रिया के दो भेद होते हैं, लेकिन इसी में भी क्या होता है कि एक अपवाद होता है। क्रिया में भी क्या होता है कि अपवाद होता है। आपने स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर इसको एक बार लिख लिया होगा। अब क्रिया में भी कुछ अपवाद होते हैं, इस विकर्म क्रिया में अपवाद होते हैं, और अपवाद कौन कौन से होते हैं उन अपवादों के बारे में हम जानते हैं।
जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी को कुछ दे रहा है और देने में दान की भावना है, दान दे रहा है, तो वहाँ पर द्विकर्म क्रिया नहीं होगी, वहाँ पर कारक होगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बरोबर, और बरोबर स्क्रीनशॉट लेते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में यह काम आपको करना है। तो देखिए अपवाद के बारे में हम जानकारी करते हैं, समझते जाइए। समझने के बाद में स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के उत्तर पुस्तिका में अपना काम शुरू करना है। अब देखिए अपवाद। अब क्या अपवाद है, द्विकर्म क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि किसी वाक्य में देने क्रिया का प्रयोग हो रहा है, यदि किसी वाक्य में देना क्रिया का प्रयोग हो रहा, कौन सी क्रिया का प्रयोग? देना क्रिया का प्रयोग हो रहा है एवं देने में दान की भावना हो, तो कौन सी क्रिया? देना क्रिया हो रहा है और देने में दान की भावना, देने में दान की भावना हो, तो वहाँ जिसको दिया जाता है वहाँ जिसको दिया जाता है, जैसे मान लीजिए मैं दान दे रहा हूँ, और मैं दान किसको दे रहा हूँ? सामने भिखारी है, भिखारी को दान दे रहा हूँ, तो जिसको दिया जाता है उस शब्द में संप्रदान कारक माना जाता है। दिया जाता है, वहाँ जिसको दिया जाता है उस शब्द में संप्रदान कारक माना जाता, उस शब्द में संप्रदान कारक माना जाता है। अतः इस प्रकार के वाक्य में द्विकर्म क्रिया न मान करके हमें क्या मानना है? एक कर्म क्रिया माननी है। अतः इस प्रकार के वाक्यों में हमें समझने के लिए है, हमें द्विकर्म क्रिया न मानकर एक कर्म क्रिया ही मानना है। मैंने ऊपर बताया था आपको द्विकर्म क्रिया में, हमें ऊपर बताया था कि किस प्रकार से वाक्य के अंतर्गत हमने देखा था कि सजीव कर्म में गौण कर्म होगा और निर्जीव कर्म में प्रधान कर्म होगा। अब राजा मान लीजिए कि दान दे रहा है, किसको दान दे रहा है? भिखारी को दान दे रहा है। भिखारी सजीव है, तो सजीव में भी एक दूसरा कर्म होगा, द्विकर्म होगा। लेकिन